नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और धांसू बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब का अध्याय 2। और जो सबसे मन पसंदीदा अध्याय आप लोगों का होता है, जो सबसे मन पसंदीदा टॉपिक आप लोगों का है, दैट इज द स्वतंत्रता, फ्रीडम। कौन सा टॉपिक है हमारा? फ्रीडम हमारा है भैया, ठीक है, आजादी, ठीक है, माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है, मेरी लाइफ होगी मेरे रूल्स होंगे। उसी चैप्टर का आज हम अध्याय पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 आज हमारा उसका है। तो आज हमारे क्या टॉपिक होंगे सर जी? आज हमारा टॉपिक है बच्चों हानि सिद्धांत, ठीक है। ये हानि सिद्धांत क्या है आज इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हानि सिद्धांत, या इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है वो कहा जाता है बेटा हार्म प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है? हार्म प्रिंसिपल। इस हार्म प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है डिटेल में, विस्तार से और विस्तृत में। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर की कहानी। देखिए बच्चों, जब लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर तक आप लोगों के दिमाग में एक बात मैंने फिट कर दी है कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस लगना जरूरी है। जब तक अगर स्वतंत्रता पे प्रतिबंध नहीं लगेंगे तो व्यक्ति क्या है, बिल्कुल खुले सांड की तरह रहेगा, जो कि किसी को भी मारता हुआ चलेगा, ठीक है। जैसे खुला सांड नहीं होता, लाल कपड़ों को देख करके पीछे भागता और यूं मार देता है, तो ऐसा हमें व्यक्ति को नहीं बनाना है, ठीक है। हमें उसे खुले सांड की तरह नहीं छोड़ना है। कुछ प्रतिबंध, कुछ रोक टोक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, आजादी पर होना जरूरी है। यह बात आपको लास्ट के लेक्चर तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई थी। परंतु गुरुजी, जब हम लास्ट के लेक्चर को छोड़ करके गए थे, उसके बावजूद भी अभी तक हमारे दिमाग में कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हमें भूत की तरह परेशान कर रहे हैं, बार बार आते हैं, बार बार डराते हैं। और वो सवाल ये है कि कहां हमें प्रतिबंध लगाने चाहिए, कौन से प्रतिबंध लगाने चाहिए, कौन से मुद्दों पर, कौन सी बातों पर, कौन से क्षेत्र पर। क्षेत्र मतलब यहाँ पे एरिया नहीं है बच्चों, ठीक है, जो आप देखते हैं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये वाला एरिया नहीं। मतलब किन बातों पर, किन जगह हमें, किस प्रकार से, किन किन बातों पे हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे आज कहा जाता है कि नहीं साहब, आप किसी धर्म या जाति के विपक्ष में नहीं बोल सकते, यहाँ पे एक इस क्षेत्र पे प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो किन क्षेत्रों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, किन पे नहीं लगाना चाहिए, कौन सा प्रतिबंध सही होगा, कौन सा गलत होगा, कैसे तय किया जाएगा। और एक और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र है, क्या कोई ऐसा एरिया, क्या कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर हम व्यक्ति को बिल्कुल आजाद छोड़ सके, जहां पर उस पर कोई प्रतिबंध न हो, वो बिल्कुल फ्रीली अपना काम कर सके, फ्रीली अपनी बात रख सके, अपनी स्वतंत्रता की बात कर सके, और वहां पर वो सच में कह सके कि माई लाइफ माई रूल्स वाली बात कह सके। ये जो क्वेश्चंस है, ये जो सवाल है, इन सवालों के जवाब कहीं ना हमें अभी तक नहीं मिले। तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज आपको एक व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं, और जिस व्यक्ति से मिलाऊंगा बड़ा ही गजब का व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम भी गजब का है। उस व्यक्ति का नाम है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो आज हम लोग मिल से मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना, मिल से मिलने वाले हैं। और जब आप मिल से मिल लोगे और आज के टॉपिक को पढ़ लोगे, तो ये जो टॉपिक है वो भी आपके दिल में समा जाएगा, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे हानि सिद्धांत की। इस हानि सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल से हम ये पता लगा पाएंगे कि हाँ भैया, यहां पर प्रतिबंध होना चाहिए और यहां पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्रता की डेफिनेशन में हमने दो बातों की, दो आयामों की चर्चा करी है मेरे प्यारे बच्चों। एक तो है प्रतिबंधों का अभाव, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता है। परंतु दूसरी ओर यह भी बात करी है कि व्यक्ति के विकास के लिए उस पर कुछ प्रतिबंध आवश्यक होते हैं, तो उसकी भी बात करी है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल, जिससे कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का जो टॉपिक है काफी हद तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हानि सिद्धांत की शुरुआत करते हैं। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। कौन से सवालों का जवाब देने के लिए कि भैया किस पे प्रतिबंध लगाए, कहां लगाए, कितना लगाए, या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री छोड़ सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए संतोषजनक जवाब, मतलब ऐसा जवाब जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ बिल्कुल सही बोला है, सही पकड़े हो अब, ठीक है ना। तो संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रतिबंध और सीमा आरोपित करने की क्षमता, कि कितने प्रतिबंध की कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना तक की हम सीमा लगा सकते हैं, आरोपित लगाना, उस पर कितनी हम प्रतिबंध सौंप सकते हैं, और इस प्रतिबंध के क्या परिणाम होंगे,
उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो देखना जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो बच्चों उसका रिजल्ट देखना बड़ा जरूरी होता है। आज आप लोगों ने आर्ट्स ली है तो सोच समझ करके ली होगी कि हाँ भैया भविष्य में मैं ये बन जाऊंगी या ये बन जाऊंगा, ये सब्जेक्ट लेने से मुझे ये फायदा होगा, ये नहीं होगा। तो परिणाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, रिजल्ट्स जो होते हैं बच्चों वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम कहीं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम कहीं पर सीमा लगा रहे हैं, तो उसके क्या परिणाम होंगे उनको भी जानना बड़ा जरूरी है। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाए जाएंगे और उसका क्या बेनिफिट होगा, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट होंगे, वो जानना भी जरूरी होता है। तो ये जो सवाल है हमारा, इस सवाल के संतोषजनक जवाब के लिए मैं प्रतिबंध, उसकी सक्षमता और उसके परिणामों के बारे में जानना जरूरी होगा। तो चलिए अब जेएस मिल की बात कर लेते हैं। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में से हानि सिद्धांत कहते हैं। तो यह हार्म प्रिंसिपल किसका है भैया, ये जेएस मिल का है, ये है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल भैया जल्दी से मेरे बच्चों से मिल लो आप, ठीक है ना, मेरे बच्चों से मिल लो। ये वही बच्चे हैं जो कि भविष्य में आकर के भारत की संभालेंगे, कोई देश का प्रधानमंत्री, कोई देश का राष्ट्रपति होगा, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा, कोई आईएएस अधिकारी होगा, सभी बड़े बड़े पदों पे पहुंचने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी जान पहचान इनसे बना लो, ठीक है। तो आप इनसे मिल लो। अच्छा मैं ही बताऊं क्या परिचय, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, चिंता मत करो आप तो यार, चलो मैं बता देता हूँ। तो देखो जेएस मिल भैया की बात करते हैं। जेएस मिल भैया ने जो उनका लिबर्टी का प्रिंसिपल है, या हम जिसे कहते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम जो है, उसका जो प्रिंसिपल है उसमें जेएस मिल भैया ने कुछ 2-3 बातों पे फोकस करा है बच्चों। इनके लिबर्टी के सिद्धांत में 3 बातें इन्होंने फोकस करी। पहली बात इन्होंने बोली एक्ट की। एक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्शन करना, ठीक है, या कोई आप काम कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक एक्शन है, ये एक क्रिया है। तो इन्होंने एक्ट का बोला। इसमें एक्ट में इन्होंने 2 बातें रखी बच्चों, ये भी आज हम इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे। एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, जिसको स्व संबंध कहा जाता है, और एक है बच्चों अदर रिगार्डिंग एक्शंस, ठीक है। इसमें सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग ये हमारे टॉपिक में है, चिंता मत करना, अभी आप इसको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो सिर्फ हमें प्रभावित करते हैं। तो इनका जेएस मिल भैया का ये कहना है जो सिर्फ हमें प्रभावित करे तो वहां तो सरकार भैया प्लीज थोड़ी सी दूरी पर हो जाए, सरकार को वहां पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसे जिनको दूसरों को प्रभावित करे तो भैया फिर तो वहां प्रतिबंध होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये कहा, एक्ट के बाद ये कहते हैं कि भैया बोलने की, ठीक है, थॉट और एक्सप्रेशन की जो आजादी है वो होनी चाहिए, हर व्यक्ति को होनी चाहिए। जो पागल से पागल व्यक्ति है ना, उसको भी क्या है सोचने की, उसको भी अपनी बात को रखने की आजादी होनी ही होनी चाहिए। और तीसरी बात ये करेक्टर की, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपने चरित्र या करेक्टर की बात करते हैं। और उसमें वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे आज मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 में से 90 लोग ये कह रहे हैं कि एक बात के पक्ष में और 10 लोग खिलाफ में। तो ऐसा ना हो कि 10 की बात ही ना सुनी जाए, 10 की बात भी सुनी जाए। और अगर हम उनकी बातों का दमन कर देंगे, उनको दबा देंगे, तो हो सकता है कि एक नया करेक्टर, एक नई बात हमारे बीच में से वंचित हो सकती है, एक नई बात हमारे बीच में से जा सकती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने विचार रखने चाहिए, उनसे हमें कुछ ना कुछ नया आइडिया मिलता है। और ये बात बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा, जो व्यक्ति अगर आपके विपक्ष में भी है, जो व्यक्ति आपका कट्टर आलोचक भी है, उसकी भी हमें बात सुननी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बात आपको बता दे जिससे कि बहुत कुछ नया इनिशिएटिव, कुछ नई चीज निकल करके आ जाए, कुछ नया निकल करके आ जाए। और ये चीज सीखने का सबसे बढ़िया अगर आपको मौका देखने को मिलेगा वो भारत में ही देखने को मिलेगा। भारत में जो हमारे महापुरुष रहे, ठीक है, गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सब में छोटे मोटे क्या थे, नोकझोंक थी, पर फिर भी एक दूसरे की बात सुना करते थे, फिर भी एक दूसरे की बात में जो अच्छा हुआ करते थे उसको अमल करा करते थे। तो हमें एक विपक्षी की भी जो बात हुआ करती है वो सुननी पड़ती है। जब पहला मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी के बाद बनाया, और उसमें मतलब जो कांग्रेस के नहीं थे और कांग्रेस के कट्टर खिलाफ थे, उनको भी जगह दी। उन्होंने जगह दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, उन्होंने जगह दी बाबा साहब अम्बेडकर को, और बड़े बड़े पदों पर बिठाया, जिससे कि नहीं भाई, क्योंकि वो देश के लिए बड़े जरूरी है। उनका ज्ञान, उन व्यक्तियों का ज्ञान देश के काम आना चाहिए। हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा, विपक्ष पक्ष सब चलता रहेगा, पर जरूरी है कि नहीं भैया आप देश को संभालो, ठीक है। तो ये क्षमता होनी चाहिए कि जो विपक्ष में आप उनकी भी बात सुन सको, क्योंकि वहां से भी आपको कुछ नई बात निकल सकती है। वही बात यहाँ पर जेएस मिल कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, ओके। तो इनका जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल। यह है जॉन स्टुअर्ट मिल।
अब यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों कि जो हानि सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल है वो किसने दिया है, जेएस मिल ने दिया है या और आपको नाम आ जाएंगे, तो उनमें से आपको ये बात ध्यान रखनी है, जेएस मिल ने हानि सिद्धांत हम लोगों को दिया है। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। देखिए, ये जो इनका हानि सिद्धांत है, ठीक है, ये जो इनका हार्म प्रिंसिपल है, इस वाले में हम 2 भाग में देखें। एक बात तो यहां से यहां तक देखिए और एक बात आप यहां से यहां तक देखिए। क्या कहा गया, सिद्धांत या किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। अगर ये सिद्धांत कहता है कि किसी जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, उसमें अगर प्रतिबंध लगाने का कुछ आधार है तो वो क्या है, आत्मरक्षा है, सेल्फ डिफेंस है। हम किसी के काम पर जब रोक लगाएंगे, जब प्रतिबंध लगाएंगे, जब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, जब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। तो इन्होंने यही बात कही कि किसी व्यक्ति के कार्य करने की स्वतंत्रता पे, चाहे वो व्यक्तिगत हो और चाहे वो सामूहिक रूप से, उसमें हस्तक्षेप करने का जो एकलौता लक्ष्य है वो क्या है, आत्मरक्षा। खुद को बचाना, सेल्फ डिफेंस करना जो है वो बड़ा जरूरी है। खुद को बचाने के लिए हमें दूसरों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। देखिए, अब क्या होता है, सभ्य समाज में, जो अच्छे समाज होते हैं, उनमें सरकार कुछ प्रतिबंध लगाती है। वो प्रतिबंध क्यों लगाती है, क्योंकि किसी दूसरों को हानि से बचाना, कि उनको किसी प्रकार की हानि ना हो, उनको किसी प्रकार का क्या है, कोई नुकसान ना हो, ठीक है, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर कभी कहीं देखते हैं, जैसे अगर आप ये जू में जाएंगे या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वहां पर होती है, तो आपको देखा करो जो जानवर होते हैं उनको दूर से देखने की परमिशन दी जाती है। तो उसके काफी कारण होते हैं। एक तो ये भी होता है कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे और आप उनको नुकसान ना पहुंचा दो। तो प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं, वो प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिससे कि दूसरे लोगों को हानि से बचाया जा सके, ठीक है। तो हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल यही कहता है कि प्रतिबंध जब जब लगने चाहिए, जब जब हम किसी को हानि से बचाना चाह रहे हैं। हमें खुद की रक्षा के लिए, हमें सोसाइटी की रक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध लगाना जरूरी है। हमें हानि से बचाने के लिए, हमें नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबंध जरूरी है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, हानि सिद्धांत कहा गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया, हार्म प्रिंसिपल कहा गया। तो हानि सिद्धांत यही कहता है कि हमें खुद को बचाने के लिए, हमें हानि से बचाने के लिए कुछ प्रतिबंध, चाहे वो सरकार लगाए, चाहे वो समाज लगाए और चाहे हम व्यक्तिगत खुद लगाए, वो उसको हम हानि सिद्धांत कहेंगे। ये हार्म प्रिंसिपल है। मिल ने यहां एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने सहसंबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर बताया। देखिए, अब यहां पे कार्य जो है वो मिल 2 प्रकार के बताते हैं। जो एक्ट की मैंने बात करी थी, एक्ट यहां पे 2 प्रकार के बताए जाते हैं। एक बोला गया सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। बच्चों, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, ऐसे कार्य जो खुद के द्वारा करे गए हैं और खुद को ही प्रभावित करते हैं। दूसरा है पर संबंध। पर संबंध का कहा गया कि अदर रिगार्डिंग डायरेक्शंस, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो यहां पर मिल ने एक बड़ा काम करा, उन्होंने कार्यों को विभेद कर दिया, कार्यों में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कार्यों को 2 भागों में बांट दिया, सहसंबंध और परसंबंध, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो अब यहां पे वो सहसंबंध में क्या कहेंगे, परसंबंध में क्या कहेंगे, वो देखते हैं। सहसंबंध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परसंबंध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। तो सहसंबंध वे कार्य हैं जो जिनके करने वाले पर प्रभाव पड़ते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रभाव किस पर होगा, कर्ता पर होगा, ठीक है। जो करने वाला है उस पर ही प्रभाव होगा बच्चों। तो सहसंबंध कार्य कौन से कार्य हैं, ऐसे कार्य जिन पर सिर्फ करने वाले से ही प्रभाव पड़ता हो, वो सहसंबंध कार्य कहलाते हैं। और परसंबंध कार्य क्या है, जो कर रहा है उसके अलावा दूसरे लोगों को भी प्रभाव डाल रहे हैं। मतलब कर्ता पे तो प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे क्योंकि वो कर रहा है, प्लस सोसाइटी पर, समाज पर भी उसका क्या होगा, प्रभाव होगा। सोसाइटी पर या समाज पर भी उसका प्रभाव होगा। तो अब यहां पे जेएस मिल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। वो कहते हैं जहां पर कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा हो, जो सहसंबंध कार्य है, वहां पे किसी भी प्रकार की रोक टोक सरकार को, समाज को नहीं लगानी चाहिए।
परंतु क्योंकि देखो भाई यहां पर तो जो हानि होगी या जो फायदा होगा, जो कुछ भी होगा, वो खुद उस व्यक्ति को होगा। और हम ये मानते हैं कि व्यक्ति समझदार होता है, उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। हमें उस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, हम उसको बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। उसके प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है तो पढ़ने दो ना भाई, आपको क्या मतलब है। परंतु अगर मेरे कुछ करने से सोसाइटी पे प्रभाव पड़ रहा है तो फिर मुझ पर रोक लगाना जरूरी है, फिर मुझ पर रोक लगाना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज मान लीजिए कि मैं खुद कुछ पढ़ रहा हूं, ठीक है, खुद कुछ पढ़ रहा हूं, ठीक है, वो मैं पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं, इट्स ओके, ये मेरा सौ संबंध है, इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए कि हाँ यही किताब पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा। परंतु अगर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो फिर वो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पढ़ाने से आप पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैंने आपको गलत पढ़ाया तो आप आगे आने वाले समय तक उसी गलत चीज को ढोते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे। परंतु अगर कोई चीज मैंने किताब में से पढ़ ली, इट्स ओके यार, वो मेरे तक सीमित थी, मेरे तक बात खत्म थी, वो मेरे तक बात खत्म थी। तो सौ संबंध पर संबंध में सौ संबंध ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव सिर्फ हम पर कर्ता पे पड़ता है, करने वाले पे पड़ता है। पर संबंध में यह है कि अगर कोई काम मैं करूंगा तो उसका सोसाइटी पे भी इफेक्ट होगा। इसलिए मैं बच्चों हमेशा कहता हूं कि हमारी जो पहचान है ना बेटा, हम जो काम करते हैं वो हमारे बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट कर देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज कुछ करोगे, आज आप कुछ अच्छा करोगे तो लोग ये कहेंगे यार कितना अच्छा बच्चा है। फिर इसके बाद ये कहेंगे माता पिता ने क्या संस्कार दिए हैं। इसके बाद टीचर्स, इसके शिक्षक जो गुरुजन हैं वो कितने अच्छे होंगे। ठीक है, आप चाहे कितने ही पिछड़े एरिया में रहते हो, कितनी अच्छी सोसाइटी में ये व्यक्ति रहता होगा, बच्चा रहता होगा। परंतु अगर आपने गलत काम कर दिया, कैसा बच्चा है, पता नहीं माता पिता ने कैसे संस्कार दिए हैं, गुरुजनों ने पता नहीं क्या सिखाया है इसको। और चाहे आप शहर की सबसे टॉप बिल्डिंग वाली एरिया में रहते हो, पता नहीं कौन सी गंदी सोसाइटी में रहता है बच्चा। आपके एक काम से जब अच्छा करा तब कितने लोगों की तारीफ हो गई, और आपका एक गलत काम कितने लोगों की बुराई करवा गया। इसलिए हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, लोगों से अच्छा बिहेव करना चाहिए, जिससे कि हमारे काम से हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का और हमारी पूरी सोसाइटी का क्या हो, सम्मान हो। तो यहाँ पर वही पर संबंध कार्य हैं जो कि क्या सबको प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जे.एस. मिल कहेंगे जो सिर्फ खुद को प्रभावित करें उन पर आप कोई वो मत लगाइए, रोक टोक। मिल का तर्क है कि सौ संबंध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो मिल ये कहते हैं कि जो सौ संबंध कार्य हैं, जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है, उसमें चाहे राज्य मतलब सरकार या किसी भी भारी सत्ता, किसी भी भारी सत्ता का मतलब है कोई भी, या आपका समाज में कोई महान व्यक्ति हो, समाज में कोई बड़ा व्यक्ति हो, किसी के द्वारा भी नहीं, ना तो राज्य के द्वारा, ना किसी भारी सत्ता के द्वारा, समाज के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा भी किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहते हैं कि सौ संबंध कार्य जो खुद पर ही प्रभाव डाल रहा है तो वो उसको करने दो यार, उसमें तो उसको फ्रीडम दो, उसमें उसको फ्रीडम हो, क्योंकि उसके काम से किसी दूसरों को हानि नहीं हो रही है, उसके काम से किसी दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे नहीं साहब उसको हानि हो रही है, तो भाई वो तो खुद सोच सकता है ना, इतना समर्थ तो है व्यक्ति, उसको पता है कि भैया ये मेरे लिए गलत है और ये मेरे लिए सही है। तो जो काम खुद पर ही प्रभाव डाले उसमें उनको बिल्कुल आजाद छोड़ दो, उनको बिल्कुल फ्री कर दो। ना तो सरकार को उन पर कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, ना समाज को, सोसाइटी को उन पर कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं हो रही है। और हमें प्रतिबंध तभी लगाने चाहिए जब हमें हानि से बचाना है, जब हमें किसी के नुकसान से हम लोगों को बचाना होता है। आसान शब्दों में कहे तो सौ संबंध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूंगा जैसा मेरा मन होगा। मतलब शॉर्ट में कहूं, माई लाइफ माई रूल्स माई बच्चों। ठीक है, मेरा जीवन है, मैं चाहूं जैसे करूं, ठीक है, मैं चाहूं जैसे रहूं। ठीक है, तो इससे मेरे कार्यों से किसी दूसरों को प्रभावित नहीं होता है, तो फिर मुझ पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए, कोई इस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो सौ संबंध कार्यों को आसान शब्दों में समझाया गया, ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे ही करूंगा जैसा मेरा मन होगा, मेरी इच्छा होगी। तो यहाँ पर सब इंडिविजुअल जो एक एक व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से करे, सोसाइटी को इफेक्ट नहीं होगा, समाज को इफेक्ट नहीं होगा, जिससे किसी दूसरों को हानि नहीं होगी। तो आप बिल्कुल आजादी से वो काम कर सकते हैं, उसकी आपको फ्रीडम होनी चाहिए। ये बात जे.एस. मिल भैया कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, भारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और लगाने भी
चाहिए। ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हो, नेगेटिव असर डालते हो, जिससे दूसरे लोगों को हानि होती हो, उन पर बच्चों भारी प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगना चाहिए, राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगना चाहिए, समाज के द्वारा प्रतिबंध लगना चाहिए, लोगों के द्वारा प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे कार्यों पर जो कि पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को बर्बाद करते हो, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले कक्षा 12 में एक अध्याय पढ़ाया जाता था, जन आंदोलन, राजनीति विज्ञान का। ये वो अभी इस साल से फिर एनसीईआरटी ने बच्चों उसको हटा दिया। उसमें एक आंदोलन था, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी का यहाँ पे जो अर्थ होता है वो शराब विरोधी है। तो ये आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन चला था। तो वहां पर महिलाओं ने शराब के खिलाफ आंदोलन करा था। अब वहां पर जो लोग शराब बेच रहे हैं वो एक कार्य कर रहे हैं बेचने का, परंतु उससे काफी बड़ा इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा था। हानि हो रही थी, महिलाओं की भी हानि हो रही थी। अब आप पूछोगे महिलाओं की हानि कैसे? क्योंकि पुरुष शराब पी करके आते थे। पहली बात तो पुरुषों का स्वास्थ्य खराब होता था, पहला सबसे बड़ा बात। दूसरी बात, वो लोग कोई काम धंधा नहीं करते थे, घर पे आकर के महिला के साथ मारपीट करते थे, महिला के साथ घरेलू हिंसा करते थे। उनके बच्चों का भविष्य जो हो जाता था वो नरक में चला जाता था। तो मतलब वहां पे शराब बेचने के कारण क्या हो रहा था? सोसाइटी पे एक बहुत गलत मैसेज जा रहा था, सोसाइटी पे एक बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा था। ये जो कार्य था वो पर संबंध कार्य था, स्वसंबंध कार्य नहीं था। स्वसंबंध कार्य नहीं था। वो व्यक्ति जो शराब बेचने वाला व्यक्ति खुद शराब बनाए घर में और खुद पी ले, चलो उसको आजादी दी, उसको आजादी दी। परंतु इस प्रकार से वो बेच रहा है और लोगों को उस पर ये इफेक्ट हो रहा है, तो वो पर संबंध कार्य था। तो वहां पे क्या होना चाहिए? प्रतिबंध लगने चाहिए थे, रोक टोक लगने चाहिए थे। फिर ऐसा काफी जैसे बीच बीच में हम देखते हैं भी, सरकारों ने ये भी कहा कि जो हाईवे होते हैं उन हाईवे पे किसी भी प्रकार का कोई भी शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, हाईवे से फिर शराब खरीद लेते हैं, फिर ड्रिंक कर करके गाड़ी चलाते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे कार्य जो दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसे कार्य जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर प्रतिबंध या रोक टोक लगानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारे ट्रैफिक रूल्स कहते हैं भाई आप 40 की स्पीड, 60 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, आप जो हेलमेट लगाएंगे, धीरे चलाएंगे। ये सब क्यों? अब इसमें तो आप कह सकते हो सर मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी, मैं चलाने वाला, मरूंगा तो मैं मरूंगा, तो इस पे प्रतिबंध क्यों? क्योंकि भैया आप मरोगे कब? जब किसी में जाकर के भिड़ोगे तब, ठीक है। और जब किसी में जाकर के भिड़ रहे हो तो भैया यार उसको भी तो हानि होगी, उसको भी तो नुकसान होगा ना। तो ये जो कानून बनाए गए वो तो इसलिए प्रतिबंध लगाए गए क्योंकि आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। और जब आप ये फास्ट स्पीड में गाड़ियां निकालते हो तो यार दूसरा जो पास में गाड़ी चला रहा है वो धुस जाता है वहां तो प्रतिबंध होने ही चाहिए ना, ठीक है। दूसरे शब्दों में पर संबंध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी भारी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। तो पर संबंध कार्य आसान शब्दों में यही कह सकते हैं कि अगर आपके किसी कार्य से मुझे नुकसान होता है, अगर आपके किसी कार्य से मुझे नुकसान होता है तो फिर ये जरूरी है कि भैया आप पे कुछ पाबंदियां लगाई जाए, आप पे कुछ रोक टोक लगाई जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं। हम सभी कॉलोनियों में रहते हैं, एक सोसाइटियों में रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कॉलोनी में एक पड़ोस है जहां रोज लड़ाइयां होती हैं, गंदी गंदी गालियां बोली जाती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई या तो आप सरकार से दरख्वास्त करोगे कि इस प्रकार से रोक टोक लगाई जाए, तो उसमें क्या आप पुलिस को बुलाओगे, पुलिस को कंप्लेंट करोगे कि भैया देखो ये, क्योंकि अब उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। घर में छोटे बच्चे होंगे, वो गंदी गालियां सीखेंगे, वो लड़ाई सीखेंगे, आस पड़ोस वालों को शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो गलत, वो दूसरे पूरे समाज को हानि पहुंचा रहा है, वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। और अब या तो आप पुलिस को बुला करके इंटरफेयर करोगे, या फिर क्या है जैसे भाई जो भी आपकी सोसाइटी का हेड है उसको बुलाओगे, बोलो यार या तो ये मकान खाली करवाओ इनसे, पूरे समाज को खराब कर रखा है इन लोगों ने, बहुत गलत गलत बातें बोलते हैं, बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है, या बहुत जोर जोर से डीजे बजाते हैं, बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो या तो इनका मकान खाली करवाओ या इन पे कुछ प्रतिबंध लगाओगे, भैया ऐसा करा तो या तो हम जुर्माना लगाएंगे, नहीं तो आपको अगली बार मकान से खाली करवा देंगे, और फिर भी नहीं माने तो हम पुलिस को बुलाएंगे, ठीक है। तो वहां प्रतिबंध जरूर, क्योंकि उसका समाज पे इफेक्ट हो रहा है। हमारा सीधे सा मुद्दा बस बच्चा, मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि हम काम दो प्रकार के करते हैं। एक तो ऐसा जो जिसपे सिर्फ मेरे पे प्रभाव हो, ठीक है। अगर मेरे पे प्रभाव हो तो फिर वो उन कामों पे सरकार को, समाज को कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। और मेरे कोई काम करने से दूसरों को हानि होती है, नुकसान होती है, तो फिर उस पर प्रतिबंध रोक टोक लगानी चाहिए। यही हमारे आज पूरे जो लेक्चर है उसका सार होगा।
स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता है। तो स्वतंत्रता से जो भी जुड़े हुए मामले हैं जिसमें राज्य मतलब सरकार जो है ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जिसमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता हो या दूसरे को हानि होती हो। अगर दूसरे को हानि होती है तो फिर सरकार को उस पर जल्द से जल्द रोक लगा देनी ही चाहिए। क्योंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। देखिए स्वतंत्रता जो है ना मानव समाज के केंद्र में है, बिल्कुल सेंटर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है बिल्कुल सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जो जीवन जीने के लिए हमारे लिए स्वतंत्रता बड़ी आवश्यक है। तो इस पर बड़े सोच समझ करके ही हमें प्रतिबंध लगाने चाहिए। जे.एस. मिल की जो है, जे.एस. मिल कहते थे कि जीवन को जीने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी है वो है खुशी, हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, आपका खुश होना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसा कि मैं हर बार अपने बच्चों को ये कहता हूं कि आप एग्जाम से पहले तैयारी करिए, आप तैयारी करिए पूरे में से पूरे मार्क्स लाने की, पर नहीं आते आप दुखी मत होइए। आप मुझसे कभी भी बात करो तो रोते रोते मत करो, सर ये नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा हंसते हंसते, हाँ सर ऐसा है सर, थोड़ा सा प्लीज हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, खुशी जरूरी है। तो जे.एस. मिल भी यही बात कहते हैं कि जीवन जीने के लिए खुशी बड़ी जरूरी है और खुशी के लिए स्वतंत्रता बड़ी जरूरी है। तो स्वतंत्रता एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है। हमें फ्रीडम होनी चाहिए, हमें लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है, वो फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए। उस फ्रीडम पर बहुत ही ऐसा बिल्कुल क्रॉस हो जाए लिमिट तब जाकर के प्रतिबंध लगाने चाहिए, पर जहां तक हो सके मैं प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल हमें फ्री रहना चाहिए जैसा बच्चा फ्री रहता है। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। देखो अब एक को शब्द जुड़ गया, गंभीर हो। हम दूसरे पे तभी प्रतिबंध लगाए जब बहुत ही ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों। अगर बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो, बहुत गंभीर नुकसान हो तो ही हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। छोटे मोटे हानि में तो हमें प्रतिबंध भी नहीं लगाना चाहिए। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने की सुझाव देता है। तो यहाँ पे मिल कहता है कि भाई कोई छोटा मोटा नुकसान हो रहा हो तो उसमें आप कानून की बात मत करो, बार बार में कानून मत लेकर के आओ। थोड़ा बहुत समाज में बैठ करके, सोसाइटी में बैठ करके छोटे मोटे समाज के रूप में आप उसे अमान्य घोषित कर दो तो काफी है। ये बात देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लो जो है कानून है ना, कानून बड़ा जरूरी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इस बात से मैं भी सहमत हूँ और शायद हर व्यक्ति को होना भी चाहिए। कानून बड़ा जरूरी है, पर देखो बच्चों हर चीज कानून से नहीं बदलती है। देखिए बदलती जो है वो सोसाइटी से बदलती है, समाज से बदलती है। आज अगर आप हमारे देश में कोई भी कुरीति देखते हैं या और कुछ देखते हैं तो किसके द्वारा आई है? समाज के द्वारा ही तो आई है। इसीलिए हम उनको सामाजिक बुराइयां कहते हैं कि समाज की वो बुराइयां, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो महिलाओं के साथ कुछ भेदभाव हो रहा हो, घरेलू हिंसा हो रहा हो, वो सब किसकी देन है? समाज की देन है। तो वो बदलाव भी आएगा ना, वो समाज के द्वारा ही आएगा, वो सोसाइटी के द्वारा ही आएगा। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज हमारे देश के संविधान में क्या छुआछूत को खत्म करने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए प्रावधान नहीं है? क्या हमारे देश की सरकारों ने कम कानून बनाए? खूब कानून बनाए। महिलाओं को अधिकार देने के लिए क्या कम कानून बनाए? परंतु फिर भी आप आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, दलितों के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय होता ही है, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसाएं होती हैं। ये क्यों? क्योंकि कानून तो आ गया पर लोगों ने यहाँ से जो अपनी सोच है ना, वो सोच नहीं बदली बच्चों। उस सोच का, उस आइडियोलॉजी का बदलना बड़ा जरूरी है। जब तक समाज अंदर से, भीतर से खुद में बदलाव नहीं लाएगा ना, तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। आज हम आप पढ़े लिखे हैं, अपन इन चीजों को नहीं मानते। आज मैं अगर किसी जाति वाले व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा हूं, रह रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो मैं कानून के डर से नहीं कर रहा हूं, पर मैं इस बात को स्वीकार करके करता हूं कि यार ये काहे की बात हुई कि उसने उस जाति में जन्म ले लिया इसलिए वो खराब हो गया और मैं अच्छा हो गया, मैं खराब हो गया वो अच्छा हो गया। हम इस कानून के डर से नहीं, ये खुद के अंदर से मन से नहीं, यार ये तो फालतू की बात है यार, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, ये वो लड़की है इसलिए उसके साथ नहीं, उसके साथ मारपीट करी जाए, उसको अवसर की समानता ना दी जाए, गलत बात है, बेवकूफ़ी है, बड़ी बेवकूफ़ी है। इस बेवकूफ़ी को तो हटाना चाहिए। तो कानून जरूरी है, क्योंकि जो लोग बातों से नहीं समझते ना, उनको लिए लात जरूरी है बेटा। तो जो लोग बिल्कुल ही ऐसे खुद में बदलाव ही नहीं लाना चाहते और फिर भी ऐसा करते रहते हैं, तो उनके लिए कानून की बड़ी आवश्यकता है। तो जे.एस. मिल कहता है कि हर जगह भी कानून मत लगाओ। छोटी मोटी नुकसान, छोटी मोटी बातें हो रही है तो आप सामाजिक रूप से कुछ अमान्य घोषित कर दो, सामाजिक रूप से आप उनको हैंडल कर लो।
उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों को द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफी होना चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते ऊंची आवाज में संगीत सुनता है, चाहे वो तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपना संगीत सुनने से रोकता है। तो जैसे एक यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया है कि एक बहुमंजिला इमारत है, अब वहां पे कोई व्यक्ति बहुत जोर जोर से गाने बजाता है, डीजे बजाता है, तो अब उससे क्या सभी को परेशानी होती है, सोने में भी होती है, बच्चों को पढ़ने में भी होती है, सभी को परेशानी होती है, ठीक है, काफी परेशानी होती है। तो अब ऐसे में उसको पुलिस नहीं बुलानी चाहिए। तो फिर क्या कर सकते हैं, एक सोसाइटी वाले मीटिंग कर सकते हैं और उनको बुलाएंगे, देखो भाई साहब आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, देखो बच्चे पढ़ते हैं और करते हैं, तो प्लीज़ आप ये थोड़ा सा कम करा करो, आवाज़ तो कम बजाओ। देखो संगीत सुनना बहुत अच्छी बात है, माइंड के रिलैक्स के लिए बहुत अच्छी बात है, पर प्लीज़ थोड़ा सा कम पे, ठीक है। और फिर भी वो नहीं माने तो हम उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, उससे बातचीत नहीं करेंगे, सोसाइटी की कोई हेल्प होगी वो हेल्प नहीं देंगे, सोसाइटी में उसको कोई मदद होनी चाहिए वो नहीं देंगे, वो सारी चीज़ें बंद कर देंगे। फिर भी वो नहीं माने तो फिर हमें पुलिस की तरफ जाना चाहिए। मैं ऐसा खुद का पर्सनली किस्सा बताता हूँ। जब हम छोटे थे तो तब हमारे कॉलोनी में ही क्या था, एक बहुत जोर जोर से है ना, सुबह से ऐसे डीजे वो माइक वाइक वो बजाना शुरू कर देते थे और कर देते थे, ठीक है ना। और मतलब वैसे वो थोड़ा सा कहा जाता है कि खतरनाक व्यक्ति थे खतरनाक व्यक्ति थे। पर वो फिर एक दिन पापा जी उनके पास गए, और वैसे देखो व्यक्ति, एक बात बताऊँ, आप सही हो ना तो सब सही है, आप सही हो तो सब सही है। उस दिन फिर पापा जी उनके पास गए तो आंटी रहा करती थी वहाँ पर, तो उनको बोला कि बोले भाभी जी देखो थोड़ी सी समस्या। बोले बोलिए ना भाई साहब क्या समस्या है। तो बोले देखिए आप ये सुबह पहले चला देते हैं और फिर जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, आपको तो पता ही है। बोले हाँ, तो बोले आप, मुझे नहीं पता था कि आपके घर तक भी आवाज़ चली जाती है। बोले मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आज से बंद कर देती हूँ, मैं बिल्कुल आज से ही मैं बंद कर दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो आप। उन्होंने बंद कर दी, बहुत कम आवाज़ कर दी कि वो उनके घर तक ही चलती थी। बोलो भाई साहब मुझे सच कह रहे हो, मुझे नहीं पता कि इतनी दूर तक 2 गली छोड़ करके आवाज़ चली जाती, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा एक बार हमारे पड़ोस में हुआ, वो चलाते थे और मैं स्टूडेंटों को पढ़ाता था, तो पापा ने उनको बोला, बोले यार भैया बच्चे पढ़ाता है भैया, तो प्लीज़ आप कम आवाज़ में। बोले अंकल जी किस टाइम पे पढ़ाते हैं भैया। बोले शाम को 4 बजे के बाद ऐसा। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने बंद ही कर दिया बेचारों ने उस दिन से। तो आप अब उस समय उनको मैं डायरेक्ट मैं पुलिस को बुला करके लाऊं तो एक तो क्या होगा, और अच्छा यार अंकल जी बात आप मुझे बोल देते, मैं बंद ही कर देता। तो यहाँ पर जैस मिलिए कहता है कि हर जगह कानून की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजों में हम लोग खुद सोसाइटी मिलकर के ही उसको सॉल्व कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफी होगा, ये कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। तो छोटे छोटे नुकसान है, इनके लिए सामाजिक जो असहमति है ना, समाज असहमति हो जाए तो वो सोसाइटी असहमत हो जाएगी, तो वही काफी होता है और इसके लिए कोई कानूनी दंड की उपयुक्त मामला नहीं है, ठीक है। और जैसे मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहा करते हैं बच्चों के लिए कि बेटा मारने से बच्चा सुधरता नहीं है, ठीक है, बच्चा प्यार से सुधरता है। आजकल क्या है, बच्चों को क्या करते हैं, कुछ नहीं करो दे चाटा, दे थप्पड़ दे थप्पड़, तो फिर बच्चे में क्या एक भावना बन जाती है, गलती करेंगे 2 थप्पड़ खाएंगे, बस करो गलती है। तो कानूनी दंड भी हर जगह सही नहीं है, उससे फिर व्यक्ति पक जाता है, ठीक है ना कोई बात नहीं, जाएंगे थोड़े समय के लिए जेल में फिर आ जाएंगे। ऐसा नहीं, समझाने की जहां तक संभावना हो सके वहां तक होनी चाहिए। किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। तो देखिए अब ये जो पर संबंध कार्यों पर तभी कानूनी शक्ति प्रतिबंध लगाने चाहिए जब उसमें गंभीर नुकसान पहुंचाया जाए या जो स्वतंत्रता की रक्षा है उसके लिए थोड़ी बहुत असुविधा हो तो ही हमें प्रतिबंध लगाने चाहिए, हमें रोक टोक लगाने चाहिए। मतलब कानून का सहारा तभी लो। पहली बात तो देखो, अब जेस मिल की पूरी थ्योरी को मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ। जेस मिल ने ये कहा कि जो आपके कार्य हैं प्रतिबंध में सव संबंध, सव वाले और पर वाले, ठीक है। सव संबंध पे तो आपको किसी भी प्रकार की पाबंदी लगानी नहीं, ठीक है, सव संबंध पे तो पाबंदी लगानी नहीं, प्रतिबंध लगानी नहीं। और पर संबंध पे बोला गया कि जहां हानि कम हो वहां कोशिश करो कि प्रतिबंध ना हो, कोशिश करो कि प्रतिबंध ना हो, और जहां हानि ज्यादा हो, नुकसान ज्यादा हो, वहां फिर आप कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा दो, ठीक है। तो कानून का भी प्रयोग आप वहीं करो जहां पर संबंध में ज्यादा नुकसान हो रहा हो, पर संबंध में ज्यादा गंभीर हानि हो रही हो, वहीं लगाना चाहिए, कम हानियों में नहीं।
लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। देखिए, तो हम लोगों को लोगों की अलग अलग जीवन शैली, अलग अलग उनका जो दृष्टिकोण है, वो क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, और उनके अलग अलग जो हित है, उन सबको सहन करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जब तक तैयार रहना चाहिए जब तक वो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा रहे हो। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि भैया हमें सबको सहन करना आना चाहिए। हमें हमारे विपक्ष की जो बात है वो भी सुननी चाहिए, हमें हमारे पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए, जो हमारे हिसाब से चलता है उनको भी मानना चाहिए, जो हमारे विपरीत चलता है उसको भी मानना चाहिए, सहन करना चाहिए। तब तक सहन करो जब तक उससे किसी को नुकसान ना हो रहा। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। तो ऐसी सहनशीलता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सहन करते रहो और उससे किसी को काफी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए या लोगों के जीवन को खतरे में डाले या जहर फैलाने का काम करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घृणा का विचार, घृणा मतलब नफरत होती है बच्चों, ठीक है। घृणा का विचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्षति का मतलब क्या होता है? नुकसान। क्षति का मतलब क्या है? नुकसान। तो या तो जो घृणा का प्रचार, जो नफरत फैलाने वाले का जो प्रचार करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो जाति और धर्म के नाम पे जो बातें होती हैं उस पर चुनाव आयोग साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जाति धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार का भाषण नहीं देगा, ठीक है। तो घृणा का प्रचार हो उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं, ठीक है, उस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और गंभीर क्षति और एक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले काम हो उन पर भी क्या होना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। तो प्रतिबंध इतने भी कड़े नहीं होने चाहिए, इतने भयंकर रेस्ट्रिक्शंस भी हमें नहीं लगाने चाहिए कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आजादी है, फ्रीडम है, वही बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। उदाहरण, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अब किसी के प्रति नफरत फैलाई है तो उसके लिए मैं आजीवन कैद की मांग नहीं करनी चाहिए कि इसको जिंदगी भर के लिए ही क्या कर दो, जेल में डाल दो या इसको फांसी की सजा दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ आप थोड़ी बहुत सजा, थोड़ा बहुत आप ऐसा प्रोसीजर कर दो कि हाँ उसको समय के लिए डाला और फिर उसको छोड़ दिया। उसको ये महसूस करा दिया जाए कि हाँ भाई देखो आपने जो काम करा है वो गलत काम करा है, ठीक है। तो ये जेल की तस्वीर आपको दिखाई गई है। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। अगर राज्य द्वारा मतलब सरकार ने उसको, सरकार मतलब पुलिस ने, आप राज्य की जो परिभाषा है वो पढ़ चुके हो संविधान वाली किताब में, तो सरकार द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी, मतलब सरकार ने बोला देखो ये जो फालतू का प्रचार प्रसार आप कर रहे हो ना, ये जो जहर फैलाने का काम कर रहे हो, ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये जो गलत बातें आप फैला रहे हो ना, ये गलत बातें मत फैलाओ। सरकार ने एक बार चेतावनी दे दी, पुलिस ने एक बार चेतावनी दे दी, उस चेतावनी के बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर क्या कर दो, उसके आवागमन पे, कहीं आने जाने पे कुछ रोक लगा दो। भाई देखो आज से आप इस शहर के बाहर नहीं जाओगे, आप कहीं पे जो सभा आयोजित करोगे, जो मीटिंग आयोजित करोगे वो नहीं करोगे आप, ठीक है। आप फालतू के भाषण देते हो, आप मानते तो हो नहीं, ठीक है। इस प्रकार से थोड़े बहुत रोक टोक, थोड़े बहुत प्रतिबंध लगा देने चाहिए। फिर भी व्यक्ति कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहा है तो भैया फिर तो उसको उठाओ, थाने में लाओ और डिशूम कर दो, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ, जो बातों लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिनको खानी है ना वो तो फिर खा करके ही जाएंगे वो बातों से नहीं मानेंगे। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी नियोजित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। तो आप भारत की संवैधानिक चर्चाओं में देखें तो इस प्रकार के औचित्यपूर्ण जो प्रतिबंध है, जो सही प्रतिबंध है वो लगाए गए हैं, उनकी चर्चा भारत के संविधान में करी गई है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हो और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। कुछ प्रतिबंध हमें लगाने चाहिए परंतु वो समुचित हो, मतलब बिल्कुल सही उचित हो और उन्हें तर्क की कसौटी पर हमें बिल्कुल सोच समझ कर करके। आज मैं एक बात बोलूं कि ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति मेरी क्लास में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये व्यक्ति मेरी क्लास में नहीं आना चाहिए। किस आधार पर? नहीं साहब ये इस वर्ग का है, ये लड़की है, ये उस वर्ग का आता है। तो ये कोई आइडिया है, ये कोई तर्क है? मुझे थप्पड़ मारने चाहिए लोगों को, अरे बेवकूफ आदमी, फालतू। तो ये तर्क है, गलत है। आपने प्रतिबंध लगा रहे हो पर आप गलत आधार पर लगा रहे हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। परंतु आज मैं बोलूं नहीं साहब ये बच्चा मेरी क्लास में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। हाँ ठीक है बेटा, आप घर पे रहो, रेस्ट करो। ये बच्चा बिल्कुल यूं बहुत ही गंदा सा आता है, ऐसे उठ करके आ जाता है, मुंह भी नहीं धोता, पता नहीं 10-20 दिन से वही कपड़े पहन करके आ रहा है, बदबू मार रही। अरे भाई फिर तो प्रतिबंध लगाऊंगा ही ना, भाई बाहर है क्लास से,
नहा धो करके आया, ड्रेस चेंज करके आया, चाहे एक ही ड्रेस है रोज शाम को धो करके वापस सुबह पहन के आ जाएगा, पर ये गलत है। प्रतिबंध लगाने का जो तर्क है ना वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बात पे प्रतिबंध लगा दो। ऐसे प्रतिबंध में न तो अतिरेक हो और न ही असंतुलन, क्योंकि तब ये समाज में संतुलनता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। अतिरेक का मतलब होता है सरप्लस बेटा। ऐसे प्रतिबंध ना तो कुछ ज्यादा ही हो और ना असंतुलन, ऐसा भी नहीं कम हो, तो ये समाज की स्वतंत्रता सामान्य दिशा पर असर डालेगा। ये भीड़ को दर्शाया गया है। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें कम से कम प्रतिबंध लगाने चाहिए। हमें ऐसी आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि जिससे कि हम प्रतिबंध लगाते ही जाएं। प्रतिबंध लगाने की जो आदत है उसको हमें कम करना चाहिए। जितने कम हो सके उतने कम प्रतिबंध लगाए जाए, और वो तभी लगाया जाए जब किसी के कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो, भारी नुकसान हो रहा हो। ठीक है, तो आज आपको ये चीज भी समझ में आ गई कि हमें कहां प्रतिबंध लगाने चाहिए, कहां नहीं लगाने चाहिए, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे व्यक्ति को बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए, तो कौन सा है स्वसंबंध वाले जो कार्य है वहां पे बिल्कुल व्यक्ति को फ्री छोड़ देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर 4 भी कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और कैसी चल रही है राजनीतिक सिद्धांत की किताब ये भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।